नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड इंग्लिश के सेकंड पेपर में जो एक टॉपिक है हमारा 20th सेंचुरी इम्पॉर्टेंट इंडो एंग्लियन राइटर्स के बारे में। इंडो इंग्लिश राइटर्स का जो इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में जो योगदान है उसके बारे में, जिसमें हम मुल्क राज आनंद के बारे में पढ़ रहे हैं और ये हमारा फोर्थ वीडियो है मुल्क राज आनंद के बारे में। तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल विच एक्सप्रेसेस आनंद्स एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट 7 years ऑफ हिज चाइल्डहुड। दिस नॉवल इज, हमने इसके बारे में बात की थी कि ये जो एक नॉवल है ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को लेकर चलता है मुल्कराज आनंद के, जिसमें उनके जीवन के अनुभवों को, जो 7 साल की जो उम्र थी उनकी, बचपन जो था उनका, उस सब के बारे में बताया गया है। तो ये जो नॉवल था इसका नाम है द सेवन समर्स, जो 1959 में, सॉरी 1951 में अपीयर हुआ था। इसमें इन्होंने क्या बताया ये तो हम जान ही गए हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स बताता है नॉवल में। और इनके पोइट के चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि इनकी जो मदर है शी वॉज सुपरस्टिशियस, रिलीजियस भी थी, लेकिन इनके जो फादर साहब थे वो डोमिनेटिंग नेचर के थे। और इनके जो भाई हैं क्वेरल ऑन पैटी मैटर्स, छोटी छोटी बातों पे लड़ा करते थे, भाई बहन ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते हैं। His friends of early childhood like Ali, छोटा and the sweeper boy बाखा give it excitement। यानी कि इनकी जो लाइफ में जो इनके आसपास जो एक पीयर ग्रुप था, इनका जो एक फ्रेंड सर्किल था, वो बड़ा एक्साइटमेंट देने वाला था। ठीक है, इनके जो चाइल्डहुड थे उस टाइम पे हॉकी मैचेस काफ़ी प्ले हुआ करते थे। ये देखा जाते हैं देखा करते थे हॉकी मैचेस को। फिर एक और इसमें है, इनका जो एक टीचर के बारे में बताया गया, उनका नाम आता है दिन गुल। ठीक है, इनके बारे में बताया गया, बड़े सख्त मिजाज और बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे। फिर है आनंद लाइक्स द स्टोरी ऑफ हीर रांझा। बचपन में इनको हीर रांझा की कहानियां बड़ी पसंद आती थी। हिज फादर प्रेजेस द वाइट साहिब्स एंड हिज मदर कंडेम्स देम। एक तरह का कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है इनके फैमिली में कि इनके फादर जो है वो ब्रिटिशर्स को प्रेज करते थे, जबकि इनकी मॉम जो है, इनकी जो मदर है, वो इनकी ब्रिटिशर्स की आलोचना करती थी, यानी कि उनको ब्रिटिशर्स पसंद नहीं थे। ऑल सच सीन्स आर रिक्रिएटेड। इनकी इसी सेवन समर में जो नॉवल है 1951 में जो पब्लिश हुई थी, इसमें इन्होंने उन सारे सीन्स को रिक्रिएट किया है एक तरीके से। आनंद गोज इनटू द मेमोरी लेन टू रिक्रिएट देम। ऐसा लगता है मानो वो बचपन की उन गलियों में वापस से पहुंच गए हैं, उन सीन्स को, उन सारी यादों को फिर से इकट्ठा करने के लिए, फिर से उनको आपस में संजोने के लिए। ऐसा लगता है कि यादों की गलियों में पहुंच गए हैं। तो ये एक और अच्छी चीज़ बताई जाती है कि द ऑथर हैज़ रिप्रेजेंटेड हिज रिकलेक्शन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। द सेरेमनी ऑफ दिल्ली आफ्टर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा इज अ हाईलाइट ऑल्सो। इसमें यह भी बताया गया है इस नॉवल में कि जो ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी, ब्रिटिशर्स ने जो राजधानी बनाई थी वो कैलकाटा बनाई थी, कलकत्ता बनाई थी। लेकिन इनके नॉवल में ये भी बताया गया है कि कैसे राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। ये भी इस सेवन समर का एक अच्छा हाईलाइट जो है वो दिखाता है। अब हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। आई एम अ रैट दिस अपीयर्स इन अ फेमस बुक ऑफ आनंद, द बुक इज। हमने इसके बारे में बात की थी कि ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में एक छोटा सा इंट्रो ही लिया था। इसमें ब्रिटिश भारत को दिखाया गया है कि जैसे जब भारत की जो स्वतंत्रता है सुनिश्चित हो जाती है, तो उस समय पर प्रिंसली स्टेट्स जो होते हैं वो कैसे काम करेंगे, वो सबको बताया गया है। यहाँ पे द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में जो स्टोरी है वो यही बताती है कि कैसे एक महाराजा जो है प्रिंसली स्टेट के, वो कैसे जाकर जैसे वल्लभ भाई पटेल जी हैं जो, वो कन्विंस करते हैं और ये जाकर उस जो एक डॉक्यूमेंट है उसको साइन करते हैं। उन चीज़ों को बताया है और इसके साथ साथ इनकी प्राइवेट लाइफ में क्या क्या चल रहा था उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इट इज़ द अबाउट ऑफ अबॉलिशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। पहली चीज़ कि कैसे जो प्रिंसली स्टेट है इंडिया में उनको अबॉलिश किया जा रहा था, ख़त्म किया जा रहा था। देखिए, स्टेट को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनका जो एक इंडिपेंडेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको ख़त्म किया जा रहा है। मर्जर शुरू हो चुका था। इट इज़ स्टोरी ऑफ एन अमोरस प्रिंस विक्टर अशोक कुमार ऑफ शामपुर। यहाँ पर हमें ये चीज़ नाम जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो प्रिंस है इनका नाम क्या है। इनका नाम है प्रिंस विक्टर। विक्टर इनको उपाधि दी गई थी।
ठीक है, इनका नाम है अशोक। ठीक है, अशोक नाम है इनका, अशोक कुमार। ठीक है, और ऑफ शामपुर। तो इनकी जो प्रिंसली स्टेट बताई गई है वो कौन सी है, शामपुर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये जो इंडियन प्रिंस है अशोक कुमार जी, इनकी वाइफ हैं, इनका नाम है इंदिरा। लेकिन ये भी रॉयल फैमिली से थी। तो इनकी भी जो रियासत थी, प्रिंसली स्टेट था ये टिकियाली महारानी थी, ये इंदिरा थी। ठीक है, इंदिरा। ठीक है, ये इनकी वाइफ थी। और एक नाम आता है बंटी रसल का, BUNTI रसल। ठीक है, ये जो है ये एक ब्रिटिशर्स में ही होती हैं। और इनके साथ ये जो प्रिंस है ये यहाँ पर इलोप हो जाते हैं, भाग जाते हैं शादी करने के लिए। एक और इसमें कैरेक्टर आता है, वो आता है गंगा देवी। ठीक है, अब ये गंगा देवी क्या करती हैं, ये मिस्ट्रेस होती हैं। देखिए पुराने टाइम में, मतलब प्रीवियस टाइम में जो राजा महाराजा होते थे, इनकी काफ़ी सारी उपरानियाँ हुआ करती थी, पटरानियाँ हुआ करती थी, मिस्ट्रेस हुआ करती थी, है ना? तो ये उनमें से एक थी जो गंगा देवी हैं, ये इनकी मिस्ट्रेस हैं। अब ये क्या करते हैं, जो हमने अभी बात की कि ये जो अशोक कुमार जी हैं, जो महाराजा हैं, जो प्रिंस हैं, है ना? प्रिंस विक्टर जो हैं अशोक कुमार जी, शामपुर वाले, ये क्या करते हैं, सरदार पटेल जी से मिलते हैं एंड देयर ही साइन्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। यानी कि ये जो राजशाही का जो एक मर्जर था, जो एक डॉक्यूमेंट जो था एक्सेशन का, कि अब से इनका जो राज्य का अधिकार है वो सारा भारत सरकार को होगा, भारत में ये मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाउ ही इज सिंपली ए नॉमिनल महाराजा। अब ये सिर्फ एक नाम मात्र के महाराजा रह जाएंगे, इस मर्जर को ये एक्सेप्ट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को ये साइन करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि गंगा देवी की से ये काफ़ी जो है, ये गंगा देवी जो है इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। बट ही इलोप्ड विद मूलचंद। ये जो महिला है, ये कोई मूलचंद नाम का व्यक्ति होता है, उसके साथ भाग जाती है। ठीक है, तो बड़ा इसको दुख होता है। अब यहाँ पे महाराजा जो है वो बहुत कोशिश करता है कि गंगा देवी को वापस कैसे न कैसे करके ले आए। अब यहाँ पर ये जो एक इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इनको एक प्यार हो जाता है किसी और मिस विदर्स नाम की लेडी से। लेकिन ये बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। ठीक है, बड़े ही ऑब्सेस्ड होते हैं किसके लिए, गंगा देवी के लिए। और इनके मन में एक इमेज जो है वो गंगा देवी की छपी हुई होती है। और उसकी वजह से ये बड़े मतलब ऑब्सेशन में आके मैड हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, मतलब उसको इनका कुछ प्राइवेट लाइफ है इनकी, ऐसी ही थी राजा महाराजाओं की, सबकी नहीं होती, कुछ एक राजाओं की ऐसी ही थी। तो ये कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसके पीछे भाग रहे हैं, कभी किसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन होता क्या है आखिर में, कि जब ये बुरी तरह से मतलब परेशान हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं, तो इनको मेंटल असाइलम में डाला जाता है। यरवदा मेंटल असाइलम में डाला जाता है, जो पूना के नज़दीक है, महाराष्ट्र में। वहाँ पर डाला जाता है, वहाँ पर इनका इलाज चलता है। और इनकी उसी कंडीशन को ही बताया गया है पूरे नॉवल में। और लास्ट में ये दिखाया गया है कि काम इनके कौन आता है, इनकी खुद की वाइफ, वही टिकियाली जो प्रिंसेस है, महारानी है, सॉरी, जो इंदिरा जी हैं, वही इसका ध्यान रखती हैं। और यही एक अच्छी स्टोरी इसमें बताई गई है, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाई गई है कि यहाँ पर हु नरेट्स द स्टोरी प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो यहाँ पे डॉक्टर शंकर होते हैं, एक कैरेक्टर और है, ये इसमें इस स्टोरी को नरेट करते हैं, सूत्रधार हैं, नरेटर हैं। ठीक है, ये इसकी कहानी के सूत्रधार बनते हैं, जो बताते हैं कहानी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैरिड वुमन गौरी हु इज इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड एंड मदर इन लॉ, बट शी फाइट्स अगेंस्ट इट एंड फाइनली गोज टू द सिटी टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। फाइंड आउट द नॉवल। देखिए यहाँ पे एक स्टोरी जो है, आप पहले देख लीजिए, मॉर्निंग फेस तो यहाँ पे नहीं है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिलता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बिग हार्ट हमने पढ़ा था, अनंता की स्टोरी के बारे में है। स्वॉर्ड एंड सिकल वही हमने जो पढ़ा था, लाल सिंह के बारे में है, उनका ट्रायोलॉजी का जो सेकेंड पार्ट है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा था। सॉरी, थर्ड पार्ट है स्वॉर्ड एंड सिकल, है ना। पहला द विलेज है, दूसरा कौन सा है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, और थर्ड इसका है स्वॉर्ड एंड सिकल, 1942 में अपीयर हुआ था ये।
उसका है। तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग भी हम अब इसका आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं, द ओल्ड वुमन एंड द काऊ। यहाँ पे एक ओल्ड वुमन के बारे में बताया गया है, जिसमें ओल्ड वुमन नहीं हम कहेंगे, ओल्ड तो वो बाद में जैसे जैसे होती है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी बताई गई एक शादीशुदा ग्रामीण महिला जिसका नाम है गौरी, जिसके साथ उसके हस्बैंड के द्वारा और उसकी सास के द्वारा बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता है, बट शी फाइट्स अगेंस्ट इट एंड फाइनली गोज टू द सिटी टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। ये जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपनी अपनी जो लाइफ है, अपने जो टॉर्चर हैं उनसे, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद ये क्या करती है, अपना घर छोड़ देती है और एक गांव में चली जाती है, वहाँ रहने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए चली जाती है। तो उस सारे सीन्स को यहाँ पर क्रिएट किया गया है, उन चीज़ों को बताया गया है। अब इसके बाद क्या होता है, आगे देखिए, ये जो ओल्ड वुमेन एंड द काऊ है, इसमें इसी गौरी नाम की लेडी की कहानी को बताया गया है। ठीक है, तो उसके साथ जो हो रहे अत्याचार हैं, इन सब के बारे में ही ये स्टोरी मेनली डिपिक्ट करती है। अब हम बात करते हैं गुलाबो अपीयर्स इन। गुलाबो का जो रोल है वो किस में आता है, हमने बात की थी गुलाबो के बारे में। ये था एक जो धोबिन होती है, क्लोथ वॉशर वुमन है, ये अनटचेबल में इनका कैरेक्टर जो है वो अपीयर होता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कर्नल हचिंसन। कर्नल हचिंसन के बारे में भी हमने पढ़ा था, किसके बारे में, अनटचेबल के बारे में, कि ये बाखा को सजेस्ट करते हैं कि तुम क्राइस्ट की शरण में आ जाओ और क्राइस्ट पर फेथ रखो, तुम्हारे साथ सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबव ऑल देयर इज मुल्क, द मैन हु थिंक्स टू मच, लव्स टू मच, वर्क्स टू मच, laughs टू मच, आर्ग्यूज टू मच, ट्रेवल्स टू मच एंड टॉक्स टू मच, हुज कमेंट इज दिस। तो ये इनके बारे में है, के आर श्रीनिवास अयंगर का एक स्टेटमेंट है, ये दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद इज एन एक्टिव फाइटर फॉर द मॉडर्न मूवमेंट इन आवर कंट्री, ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, अ लॉयल फ्रेंड, हु सेड। तो ये कहाँ है, इन्होंने सज्जद सजिद जहीर ने इनके बारे में कहा है। ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ राइटर्स थी, उसमें इनको मौका मिला था इनके साथ काम करने का। हु कॉल्स कुली एक कैरेक्टर नॉवल, कुली को कैरेक्टर नॉवल किसने कहा है, तो ये कहा है एडविन मोयर ने। ठीक है, और फिर है, आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म, दिस अपीयर्स इन अनटचेबल, हुज वर्ड्स आर दीज। तो ये किसके जो शब्द हैं, ये हैं इनके गांधी जी के, किसके हैं, गांधी जी के। नेक्स्ट देखिए, इफ अनटचेबल इज द माइक्रोजोम, कुली इज मोर लाइक द मैक्रोजोम, दैट इज इंडियन सोसाइटी, हुज कमेंट इज दिस। तो ये भी किसका कमेंट है, दिया हुआ के आर एस आयंगर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज रिटन द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि इन्होंने ई.एम. फोस्टर ने अनटचेबल का जो प्रीफेस है, जो भूमिका है, उसको, प्रस्तावना को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिनल एडिशन ऑफ अनटचेबल वाज डेडिकेटेड टू एडिथ यंग, लेटर टू नेम्स वर एडेड, वन ऑफ देम वाज के एस शिलवंकर, द अदर वाज। तो अदर नेम किसका था, यहाँ पर एडिशन के टाइम पे एम के गांधी का नाम ऐड किया गया था, क्योंकि गांधी जी ने इनको सजेस्ट किया था टू मेक सम चेंजेस इन द लैंग्वेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, well, if the colonel thought a passage to India dirty, what will he think of Untouchable, which describes a day in the life of a sweeper in an Indian city with every realistic circumstances. It is a clean book or dirty one. About who wrote this about Untouchable? तो Untouchable के बारे में ये किसने लिखा था, E.M. फोस्टर ने लिखा था। They think we are mere dirt because we clean their dirt. This line appears in. तो ये लाइन किस में अपीयर होती है, अनटचेबल में होती है। बाखा जब अपने फादर लाखा को कहता है कि जो जमींदार लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ गंदगी ढोने वाले लोग हैं, हम गंदगी साफ करते हैं, लेकिन वो हमें नीचा ही समझते हैं। तो ये बाखा अपने मन की जो स्थिति है वो अपने फादर साहब को बता रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the outcasts colony was a group of mud-walled houses that clustered together in two rows
The outcast colony was a group of mud-walled houses that clustered together in two rows under the shadow both of the town and cantonment, but outside their boundaries and separate from them. This is the beginning of. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. आउटकास्ट यानी कि जो नीची जाति के लोग हैं या जो अछूत लोग माने जाते हैं, उनके घरों को, जो घर जो है मिट्टी के बने होते थे और उनको दो रोज में बनाया गया था. कुछ आगे बड़े बड़े घरों की जो एरियाज थे, और कुछ जो नीची जाति वाले जो लोग बनाए गए थे उनकी घरों की दीवारें थी. उन सबको किस में बताया गया है? अनटचेबल में बताया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द कॉबलर एंड द मशीन, द डॉग्स, ए डॉग्स लाइफ, the parrot in the cage, duty, the gold watch, the liar, the barber's trade union, a pair of mustachios, the lost child are the names of some short stories. तो ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी हुई कुछ छोटी कहानियां हैं. ठीक है, इनके बारे में है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कश्मीर आइडल एंड ए पेयर ऑफ मस्ताचियोज गिव द टू ग्लिम्सेस ऑफ. ये किसकी बताती हैं? पुअर सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, स्लम एरियाज. तो ये किसके बारे में बताती हैं? फ्यूडल सोसाइटीज के बारे में बताती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द मेन कैरेक्टर, ही क्लेम्स descent from an ancient Afghan family. The heads of these Afghan family were the nobleman and counselor in the court of great Mughals. He has tiger mustache. He cannot tolerate when the village shopkeeper Ramanand turns the tip of mustaches upward. He is ready to give his household goods and even cattle to the Baniya Ramanand only to see his mustaches in the goat style, which is appropriate for a Baniya. The character is. तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था. ये ए पेयर ऑफ मस्ताचियस तो है, लेकिन यहाँ पर ये कौन है? यहाँ पर ये कैरेक्टर है आजम खान, जो है पेयर ऑफ मस्ताचियस, यानी मूछों के ताव को लेकर एक झगड़ा है. उस पूरी चीज़ों को बताएगी कि कोई लोग मूछों को अपने जो ताव देते हैं तो ऊपर की ओर कर लेते हैं, कई लोग नीचे रखना पसंद करते हैं. तो इसी के ऊपर बेस्ड एक कहानी है. ठीक है, और ये जो चंदू वाली कहानी है ये तो बार्बर ट्रेड यूनियन वाली है, पेयर ऑफ नहीं है ये कैरेक्टर. नेक्स्ट है, ही इज द बार्बर बॉय हु वियर्स द क्लोथ्स ऑफ ए डॉक्टर. द विलेज एल्डर इंक्लूडिंग विजय चंद द बर्ली लैंडलॉर्ड डू नॉट लाइक इट. दे थ्रेटन हिम बट द बार्बर गोज ऑन स्ट्राइक एंड विन्स इन द एंड. He organizes a barber's trade union and breaks the age-old custom of going to the houses. This character appears इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन. हिज नेम इज़. हमने अभी अभी इसके बारे में बात की कि बार्बर ट्रेड यूनियन का कैरेक्टर है चंदू. ये एक नाई का लड़का होता है जो एक बार शहर जाता है और वहाँ पर डॉक्टर का जो कोट है वो पहन लेता है. जब वो गांव में पहन कर आता है तो गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, विजय चंद हैं, वो सब उसको क्रिटिसाइज करते हैं, इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसको इतना बुरा लगता है कि ये सालों से, जो सदियों से जो चली हुई परंपरा थी कि जो नाई लोग हैं वो ब्राह्मण लोगों के घरों में जाकर, बड़े लोगों के घरों में जाकर उनकी शेविंग किया करते थे, कटिंग किया करते थे, वो इसको ये ब्रेक कर देता है और अपनी स्ट्राइक पे जाता है और बार्बर्स की जो ट्रेड है उसको इस्टेब्लिश कर देता है. तो ये किस में बताया गया है? बार्बर्स ट्रेड यूनियन में बताया गया है. ठीक है, तो ये कहानी किसकी है? ये है चंदू की कहानी. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए वुमन हु ट्राइज टू फ्ली टू हर फादर्स होम टू escape the brutal and sexual advances of her brother-in-law Jaswant, but she is rescued by a woman who helps her. This woman is. तो यहाँ पर ये है कैरेक्टर लाजवंती. लाजो का कैरेक्टर है जो ये स्टोरी में से लिया गया है. एक ऐसी महिला की कहानी है जिसे सेक्सुअली हैरास करने की कोशिश की जाती है उसके ब्रदर इन लॉ के द्वारा, लेकिन ये घर से भाग जाती है और एक वुमन जो है उसकी हेल्प करती है. तो ये सारी कहानी के बारे में वहाँ पर जिक्र दिया गया है. नेक्स्ट देखिए. आनंद टॉरेंट्स ऑफ रात presents the pitiable condition of a poor untouchable wretch. This untouchable wretch is. तो देखिए यहाँ पे रेच के बारे में बात की गई है. तो यहाँ पर एक महिला के बारे में बात की गई है जिसे ऐसा अछूत करार दिया गया है. तो ये किसकी स्टोरी है? सुखी की. देखिए जो बाखा नाम है अनटचेबल में है. चंदू जो है वो हमने पढ़ा था बार्बर्स ट्रेड यूनियन में है. राखा मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ हालांकि और लाखा जरूर था, बाखा के फादर. और सुखी की कहानी है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस व्हाई नॉट लेट द नेटिव्स रन देयर ओन शैडो. इट इज देयर कंट्री एंड वी हैव रियली नो राइट टू इट.
हु स्पीक्स दीज वर्ड्स इन मुल्क राज आनंद नॉवल टू लीव्स एंड अ बर्ड। टू लीव्स एंड अ बर्ड में ये बहुत अच्छी लाइन्स है कि ये किसने कहा थी, ये हमने पढ़ा था, ये है कैरेक्टर डॉक्टर जॉन डी ला हाव। ये जो है वो एक जो मिजरेबल कंडीशन जो बताई गई है इनकी जो प्लांटेशन में जो काम कर रहे हैं, है ना, लेबरर्स वर्कर्स की, उनके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, इनके बारे में है, हमने पढ़ा था। रिजी हंट तो वैसे ब्रिटिशर है, एक ऐसा जो बड़ा उसकी जो बेटी है कंगो की सोनी, उसको मोलेस्ट करता है। और क्रॉफ्ट कुक जिसका जो प्लांटेशन वो है और क्यार्ड है, बगीचा है पूरा चाय का जो बाग है, ये पहले ही बड़ा अकड़ो किस्म का आदमी है और बड़ा रिजिड है ना। तो ये दोनों तो नहीं है। जॉन दी ला हाव जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो ये उनके बारे में कहता है कि उनका देश है तो उनको उनके हिस्से के अधिकार क्यों नहीं दिए जाते। गंगू होकर्स इन मुल्क राज आनंद, ये हमने कई बार पढ़ लिया है। गंगू का कैरेक्टर हमने किस में पढ़ा था, टू लीव्स है ना बर्ड में। ठीक है, फिर है द मदर ऑफ मुल्क राज आनंद, हमने स्टार्टिंग में इसका इंट्रो जब पढ़ा था फर्स्ट हमारी जो वीडियो थी मुल्क राज आनंद के बारे में, उसमें बताया था ईश्वर कौर इनकी मदर होती हैं। कैथलीन वैन जेल्डर से ये शादी करते हैं, ठीक है, इनसे ये शादी करते हैं, पहली शादी इनसे होती है। देखिए आई गया है, वो मैरिड कैथलीन वैन जेल्डर से, तो ये करते हैं मुल्क राज आनंद, इससे शादी करते हैं। मुल्क राज आनंद गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971 फॉर हिज मॉर्निंग फेस। मॉर्निंग फेस के लिए इनको यहाँ पर जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो मिलता है। ठीक है, तो हम मुल्क राज आनंद के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर सकते थे वो हमने आपसे डिस्कस करे हैं। इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं उन सब के बारे में भी हमने छोटा छोटा इंट्रो लेने की कोशिश की है, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इजी हो जाए, है ना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताने की कोशिश की है। और देखिए इसमें जो है अच्छी चीज़ें क्या हैं मैं बता देती हूँ। मॉर्निंग फेस में ये भी इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल आप कह सकते हैं। और इसमें जो है जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, उसका नाम है कृष्णचंद्र। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, कृष्णचंद्र एक हीरो होता है इसका, और जो इसका बेटा है बाबू रामचंद्र का। ठीक है, एक और हमने बात की इसमें कि इसमें बॉयहुड टू अडोलेंस का जो टाइम है कृष्णचंद्र का, 10 से 16 साल का जो लाइफ पीरियड है कृष्णचंद्र का, उसके बारे में बताया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में इसमें क्या बताई गई है, इसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, मास्कर जो होता है जलियांवाला बाग, है ना, उस हत्याकांड से रिलेटेड वहाँ यहाँ पर जो कंटेंट है वो देखने को मिलता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वही बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का और जलियांवाला बाग मास्कर जो होता है डिस्क्रिप्शन उसका दिया गया है। और कृष्णचंद्र जो है एक लड़का है जो 10-16 साल के आसपास का है, उसकी 10 से 16 साल की जो एज है उन सबको यहाँ पर बताया गया कि उस लाइफ पीरियड में उसके साथ साथ क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ों को वो देखता है, फील करता है, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है, और एक और चलो बात कर लेते हैं ओल्ड वुमेन एंड काओ के बारे में। हमने बात की थी अभी क्वेश्चंस में पहले कि उसको बड़ा मतलब परेशान किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा और उसके मदर इन लॉ के द्वारा। तो वो जो हमने पढ़ा था ये था हमारा द ओल्ड वुमेन एंड द काओ वाला जो था, उसमें एक दो कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उनके हस्बैंड के नाम पूछ लिया जाता है, तो उसका हस्बैंड का नाम होता है पंछी, और उसकी जो मदर इन लॉ होती हैं वो कौन होती हैं, वो होती हैं केसरी। केसरी नाम इसमें दिया जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन है ना, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। और एक और चीज़ है इसके बारे में कि ये जो नोवेल है ये कब पब्लिश हुआ था, 1960 में, 1960 में ये अपीयर हुआ था। ठीक है, और इसमें एक और है कर्नल महिंद्रा जो है सिटी डॉक्टर हैं, इनके बारे में भी आता है। ये जो लेडी हमने बात की थी कि काफ़ी मतलब परेशान रहती है अपनी लाइफ में, ये सिटी में चली जाती है, वहाँ पे अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को शुरू करती है ना। और यहाँ पर अली सरदार जाफरी नाम के व्यक्ति होते हैं, उनसे ये इंस्पिरेशन गेन करती है, उनकी राइटिंग्स को फॉलो अप करती है। आनंद ने भी मतलब कुछ रशियन पोइट्स हैं उनसे अपनी इंस्पिरेशन ली थी, है ना। और काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा भी है। खैर मुल्क राज आनंद के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में। तो अभी के लिए सेकंड ग्रेड के लिहाज से
मुल्क राजानंद सफिशिएंट है। जल्द ही मिलते हैं एक और नए राइटर के वीडियो के साथ। कंटेंट बहुत अच्छा लगे तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हार्दिक आभार।